नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि आज से आपको इस चैनल पर बीपीएससी 3.0 को लेकर डेली प्रश्नों का एक श्रृंखला मिलने वाला है, जिसमें आपको बीपीएससी पीसीएस में, बीपीएससी टीआरई 2.1 में, बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपको जितना प्रश्न पूछा गया है वह एक एक करके एनालिसिस के साथ इस चैनल पर कराया जाएगा। ऐसे में आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आप अपने समय को बचत करते हुए कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हम आपको ज़्यादा विश्लेषण भी नहीं करेंगे, अधिक से अधिक प्रश्न मुहैया आपको कम समय में कराएंगे। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देख सकते हैं कि आपके सामने प्रश्न का एक सीरीज है जो कि मैंने बायोलॉजी सेक्शन से उठाया है, और आपको आज जो हम प्रश्न कराने वाले हैं वो बीपीएससी टीआरई का नहीं, हम बीपीएससी टीआरई का एक अलग सीरीज लेके आएंगे। वो आपको जल्द ही 5 से 7 दिन में देखने को मिलेगा। अभी बीपीएससी पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह उसका भी स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की तरह ही है। आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो आप खुद एनालाइज कर सकेंगे। चलिए देखिए आज के प्रश्न को। देख सकते हैं कि पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। सबसे पहले आप अपने माइंड में क्वेश्चन को लगाइए, इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद हम आपको जस्ट 5 सेकंड के बाद बताने वाले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि डार्विन होगा। देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन डी डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। हम थोड़ा सा इसका विश्लेषण भी देख लेते हैं जो कि आपके जस्ट नीचे दिया गया है। आप चाहे तो इसको खुद भी पॉज करके पढ़ सकते हैं, या नहीं तो हम पढ़ेंगे, आप इसको सुन भी सकते हैं। चलिए देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासवाद थे और इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद के डार्विनवाद एवं प्राकृतिक वर्णवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यह क्वेश्चन भी पीसीएस का ही पूछा गया है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन 1 वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन लगेगा आंसर। देख सकते हैं इसका ऑप्शन जो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन होगा। आपके सामने आंसर भी दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय ग्रंथि से होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन मुख्य जो लक्ष्य कोशिका में ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप भी माना जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन है। एंटीबायोटिक, आप इस प्रश्न को जरा ध्यान से लगाइएगा। पेनिसिलिन, एस्पिरिन, थर्ड ऑप्शन है पैरासीटामोल और सल्फाडाइजिन, और ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा एक से अधिक। तो ई नंबर का आंसर आपको लगने वाला है, यहाँ पर ई नंबर का आंसर लगने वाला है। देख सकते हैं उपयुक्त विकल्पों में पेनिसिलिन मतलब पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन आपको एंटीबायोटिक है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है मतलब कार्बोहाइड्रेट का इसका स्रोत आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चावल। देख सकते हैं कि इसका जो विश्लेषण है, उपयुक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। यहाँ पर मुख्यतः देखिए, वैसे तो कार्बोहाइड्रेट इसमें सभी था, तो चावल इसमें मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग आपको 25.5 कार्बोहाइड्रेट है ना की मात्रा होती है। वास्तव में चावल 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थ की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगला 5 नंबर का, इसका आंसर भी आप लगाइएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 कीट संवर्धन क्या है। ऑप्शन 1 कीटों की संवृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, और आपको कीटों को मारने का विज्ञान। कीट संवर्धन, तो कीट संवर्धन नाम से भी स्पष्ट है, कीट संवर्धन कीटों को वृद्धि करने का विज्ञान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 जाएगा आपको। देख सकते हैं कीट संवर्धन
जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है, केचुआ कृषकों का मित्र है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। केचुआ कृषकों का मित्र है और भूमि का आंत कहा जाता है। केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह भी आपको 2011 में पूछा गया है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंडल का नियम होगा नहीं, जैव विकास नहीं होगा और डीएनए संरचना भी नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा आपको अनुवांशिकता और विचरण, अनुवांशिकता और विचरण, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है, जो कि आपका सही है। अगला, भ्रूण में गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? यह भी बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में आप देखते होंगे कि हमेशा होता है। पहला एक्सरे, दूसरा आपको सूक्ष्मजीव, पराध्वनिक किरण और तरंग है, आगे परावैंगनी किरणें हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, लगेगा आप यहाँ पर सही आपको हो जाएगा यहाँ पर अल्ट्रासोनिक रे, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप इसका विश्लेषण देख सकते हैं कि गर्भ में भ्रूण विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनिक तरंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? इसमें फल नहीं है। आप अगर आम तौर पर देखिएगा तो इसमें सभी फल है, लेकिन यहाँ पर एक लॉजिकली क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेब। देखिएगा आपको पता है ओवरी, देखिए जब फल के निर्माण में अंडाशय मतलब ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल कहा जाता है, मतलब उसे फल नहीं कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और उदाहरण के लिए इसमें आ जाते हैं सेब, काजू और उसके बाद नाशपाती, पियर इसमें आ जाता है। अगला देख सकते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पर लगाइएगा कि पाइन जो ट्री है, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से एक है। बहुत से भारत में यह पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। ये सभी कहलाते हैं, ये क्या कहलाएंगे आपको? ये द्विबीजपत्री कहलाएंगे, अनावृत बीजी कहलाएंगे, या एक बीजपत्री कहलाएंगे, या आवृत बीजी कहलाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर अनावृत बीजी हो जाएगा इसका ऑप्शन। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, पाइन, फर, स्प्रूज, सेडार, लॉर्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे हैं। ये पर्वतीय वन के अंतर्गत पाए जाने वाले, यहाँ पर देख सकते हैं कि कोणधारी वृक्ष हैं। ये सभी अनावृत बीजी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन जब हम देखेंगे यहाँ पर, यह क्वेश्चन आसान है जो आपको आना चाहिए। देख सकते हैं कि लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फल होगा, तना होगा, जड़ होगा, या फूल की कली होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको फूल का कली, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए लौंग, क्लॉव्स, बंद कलियों या पुष्प कलियाँ, जिसका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांत के दर्द निवारण इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वनस्पतिक नाम, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक और अच्छा क्वेश्चन आपको बन रहा है यहाँ से। इसका वनस्पतिक नाम जो है साइजियम एरोमेटिकम, साइजियम एरोमेटिकम, इसका थोड़ा सा नाम अल्टरनेट है, देखिएगा आप याद कर लीजिएगा इसको, जो कि कुल मर्टेसी के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है, इंडोनेशिया को माना जाता है। आगे देखिएगा, इसका जो लंबाई होता है आपको 10 से 20 मीटर तक होता है। इसमें आपको बता दें कि इसकी पत्तियां बड़ी होती है और अंडाकार ओवल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख गया है, फिर भी कोई बात नहीं है, सेम क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, आंसर देख लीजिए। पौधे लौंग के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि पुष्प कली से। सेम क्वेश्चन था जो कि रिपीटेड क्वेश्चन था, तो आप इसको महत्वपूर्ण मानिएगा क्वेश्चन जो रिपीटेड है। अगला देखिएगा कि अदरक तना है, जड़ नहीं। आप भी जानते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन लगाना है। यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इनमें नोड और इंटर नोड होते हैं। और अगला इसी का जो ऑप्शन हम देखेंगे, इसमें अगला जो ऑप्शन जाएगा आपका
यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है और इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। तो क्या होगा ऑप्शन, यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अब थोड़ा सा इसका विश्लेषण देखिएगा। विश्लेषण, चलिए जूम इन कर देते हैं इसको हम थोड़ा सा। देखिए, नोड और इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। अब जो भी जो पदार्थ तना होगा, है ना, उसका जो लक्षण होगा यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि अदरक, वह उसका लक्षण होगा नोड्स और वह इंटरनोड उपस्थित होगा उसमें। अगला देखिएगा कि परागण की परिभाषा क्या है, सुपरिभाषा पूछ रहा है। देख सकते हैं कि परागण का पराग केसर से कलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। उसके बाद है परागकण का अंकुरन, परागनली का बीजाणु तक पहुंचना, कीटों का फूलों तक पहुंचना। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो लगाइएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 1 नंबर, है ना। देख सकते हैं इसका विश्लेषण थोड़ा सा। देखिए, परागण में पुष्प के पराग केसर के परागकण स्थानांतरित होकर पुष्प के स्त्री केसर या कुलोम छिद्र, देखिए कुलोम छिद्र को ही हम कहते हैं स्त्री केसर, है ना, तक पहुँचते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अगला पादप कली क्या है, ऑप्शन लगेगा। देखिए, यह क्वेश्चन 15 में पूछा गया है। एक भ्रूणीय टहनी है, एक भ्रूणीय पत्ती है, एक भ्रूणपोष है और अगला एक बीज है। पादप पूछा जा रहा है। इसका सही ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, एक भ्रूणीय टहनी है, एक भ्रूणीय टहनी है पादप, प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिएगा कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन आपको 11 में पूछा गया है, नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। यह रिपीटेड क्वेश्चन भी है, कई बार रिपीट किया गया है। इसको आपको बता दें कि हेलोफैट कहलाता है, हेलोफैट कहलाएगा। इसका ऑप्शन सही होगा लवण। जो मृदुत्वित हेलोफैट उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणयुक्त जल में पैदा होते हैं। देख सकते हैं कि नीचे एक क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है, सेम क्वेश्चन है। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहा जाता है। तो देख सकते हैं मरुद भित्ति, जो कि मरुस्थल में होता है, ये तो नहीं होगा। समुद्र भित्ति और ग्लाइकोफाइट, यह भी नहीं होगा। लवण मृदो भित्ति, तो यह होगा आपको हेलोफैट, यही है लवण मृदो भित्ति। ध्यान रखिएगा, कई तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन जब हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, EEG किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। हृदय के लिए, यकृत के लिए, मस्तिष्क के लिए, अग्नाशय के लिए, पेनक्रियाज के लिए। देखिएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क, डी नंबर। आपको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो EEG है आपको मस्तिष्क के लिए उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर दिया भी गया है, EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है, जो आपको बता दें कि सिवेदक प्रवर्धन डिफरेंशियल एप्लीफिकेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए जो उपयोग किया जाता है विकिरण वह कौन सा है। इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, UV और एक्सरे। यहाँ पर इंफ्रारेड रे होगा इसका ऑप्शन, आपको ऑप्शन नंबर 1 इंफ्रारेड रे, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इंफ्रारेड रे, जो इंफ्रारेड विकिरण या IR भी इसको कह सकते हैं, कई बार क्वेश्चन में आपको देखने को IR भी मिल सकते हैं, या अवरक्त विकिरण या किरण भी कह सकते हैं, है ना, का उपयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिससे इंफ्रारेड विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अगला जो देख सकते हैं कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, सहभागिता, बहुगुणसूत्रता और उत्परिवर्तन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, उत्परिवर्तन। आप लगाते रहिएगा ऑप्शन। देखिए यहाँ पर दिया गया विश्लेषण, इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं।
वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसने नव डार्विनवाद कहते हैं उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं और जिसमें उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तन को देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन था आपका उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? आपको बेहद आसान भी कह सकते हैं, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, उपयुक्त सभी, या यहाँ पर लगा सकते हैं कि लैंगिक जन्म। यही आपका सी नंबर हो जाएगा। जो मेंडल आनुवंशिकता का सिद्धांत है वह लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए की खोज, यह भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डीएनए की खोज किसने की? देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल और उसके बाद है जोहानसन, हरगोविंद खुराना। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक लगेगा। यह जो इस प्रश्न का जो आंसर अपने मन से लगा लिए हैं, अगर आपका सही हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा कि मेरा सर सही था। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका ऑप्शन ई लग जाएगा, ई नंबर ऑप्शन लगेगा। देखिए यहाँ पर यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक और यहाँ पर MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक को डीएनए की खोज की थी, मतलब उन्होंने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1993 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। मतलब उन्होंने डीएनए का खोज नहीं किया था, उसका जो एक विन्यास होता है कुंडलीकार विन्यास है ना, कुंडलीकार विन्यास है ना, उसका खोज किया था। इसमें आपको बता दें वास्तव में डीएनए का पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था, मतलब इसको डीएनए नहीं न्यूक्लिन कहा था। 1869 यह डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1869 में किसका जन्म हुआ था आप बताइएगा। देखिए आगे, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव संरक्षण के आनुवंशिक लक्षण के नियंत्रण में, आनुवंशिक लक्षण के नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम होगा, हार्मोन होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा, कौन होगा? लगाइए आप ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए। जब ये यहाँ पर आनुवंशिक है तो इसमें डीएनए निश्चित तौर पर होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा जमा होता है, वह क्या चीज़ के फॉर्मेट में होता है? कार्बोहाइड्रेट में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में और ग्लाइकोजेन के रूप में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको डी नंबर, ग्लाइकोजेन के रूप में। देख सकते हैं यहाँ पर शरीर की कोशिकाओं के कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है और शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाती है जो एक सरल शर्करा है। शुगर आपको सरल शर्करा है। यहाँ पर देख सकते हैं यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुँचती है। यकृत व मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजेन के रूप में जमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो इसका सही ऑप्शन आप लगाइएगा, इसका सही ऑप्शन लगाइएगा राइबोसोम होगा, गोल्जी बॉडी होगा, लाइसोसोम होगा और यहाँ पर अंतर्द्रव्य जालिका होगा। तो इसका सही ऑप्शन आपको हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, लाइसोसोम। सही ऑप्शन हो जाएगा लाइसोसोम। चलिए देखते हैं इसका थोड़ा सा विश्लेषण। देख सकते हैं कि लाइसोसोम की खोज डी ड्यूब द्वारा की गई थी। यह झिल्ली से घिरी संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें जीवाणु तथा विषाणु प्रवेश करते ही क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है।
इसका ऑप्शन चलिए मिस्टेक से दिख गया है, फिर भी आप लगा सकते हैं और आसान क्वेश्चन था। शरीर में लौह की कमी होने के कारण होता है रक्त अल्पता। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं एनीमिया, जिसको आप कह सकते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? यहाँ पर देखिए सब फ़ारेनहाइट में दिया गया है। 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि लगभग आपको 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। देखिए 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान की स्थिति में ज्वर या बुखार कहा जाता है। इसमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पीनियल, पिट्यूटरी, आसुर ग्रंथि और मेमोरी ग्रंथि। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, लगाइएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको फर्स्ट नंबर, पीनियल ग्रंथि को मानव मस्तिष्क का मतलब मानव शरीर का तीसरा आंख कहा जाता है। देखिए मानव मस्तिष्क मैंने ऊपर चर्चा किया है ना, तो यहाँ पर देखिएगा मानव के मस्तिष्क में स्थित अत्यंत छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड, जिसको पीनियल ग्रंथि भी आप कह सकते हैं, मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। मतलब आपको पीनियल ग्लैंड को मानव शरीर का तीसरा आंख कहा जाता है। यह आपको अंतःस्रावी है, इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो मस्तिष्क के केंद्र के निकट एपिथैलेमस, ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क के केंद्र के निकट एपिथैलेमस, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है, में अवस्थित होता है। आगे आप इसको खुद पढ़ सकते हैं, हम यहाँ पर जूम इन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस यहाँ पर 30 क्वेश्चन करेंगे। 20 मिनट के करीब में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और है ना मोड़े जा सकते हैं, जैसा कि आपका नाक का हड्डी, कान का हड्डी, गला का हड्डी मोड़ा जाता है, आपको पता है, इसको क्या कहते हैं? इसको ऑप्शन 1 दिया गया है वर्टिब्रे, कार्पलस, उपयुक्त में से एक से अधिक, और कार्टिलेज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्टिलेज। कार्टिलेज, सी नंबर कार्टिलेज। देख सकते हैं यहाँ पर कार्टिलेज एक संयोजी ऊतक है। कार्टिलेज एक संयोजी ऊतक है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होते हैं। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। परिणाम स्वरूप हड्डियों के बीच घर्षण कम होता है। उपास्थि नाक और कान, उपास्थिक नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होते हैं। मतलब यह ऐसा जगह है जिसमें आपको कार्टिलेज उपस्थित होता है। देखिएगा यहाँ पर लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, इसको क्या कहेंगे? उसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको कवक और शैवाल। कवक और शैवाल, ए नंबर आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक एक साथ होते हैं। देखिएगा इससे आपको कई क्वेश्चन बनेंगे इसको पढ़ने के बाद। इस प्रकार की संरचना में कवक अधिक प्रभावी साझेदार होता है। कवक शैवाल को आश्रय देता है, जल एवं खनिज प्रदान करता है और बदले में शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है, जिससे यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार कर लेता है। जीव विज्ञान में यदि दो जीव एक दूसरे से सहायता लेकर मतलब एक दूसरे की मदद करते हैं तो इसे सहजीविता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लगाइएगा कि मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अंतः स्तर की सतह के समकोण पर, अंतः स्तर के साथ कोण पर, अंतः स्तर की सतह के समानांतर पर, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, अंतः स्तर के साथ एक कोण पर, ऑप्शन बी नंबर। देख सकते हैं यहाँ पर 2023 प्री में पूछा गया है। यहाँ पर इसको आप पढ़ सकते हैं, दिया गया है ना। मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह अंतः स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है। दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं। वैश्विक है ना स्तर पर देखा गया है कि मच्छरों की 3500 से अधिक प्रजातियाँ
पाई जाती है। साथियों, आज मैंने इसमें 30 तक प्रश्न किया है। बिहार पीसीएस मतलब बीपीएससी में आपको बहुत से अधिक बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है लगभग 200 के बराबर है, लगभग 200 के बराबर है। 2023 तक का बात करते हैं, लगभग 200 प्रश्न के बराबर ही हैं, जो कि आपको लगभग 3 वीडियो में कवर हो जाएगा, 3 से 4 वीडियो में, क्योंकि इसमें कम है। अगला वीडियो में हम ज़्यादा प्रश्न ले लेंगे। तो इस तरह से आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और आप बीपीएससी टीआरई के लिए तैयारी कर सकते हैं। साथियों, आपको वो पता होगा कि आप कितना भी कंटेंट पढ़ लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, जब तक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको यह व्यू या नज़रिया बेहद ज़रूरी है रखना, जिससे कि आपका अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व हो सके। चलिए साथियों, आज के वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।